हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन युग, जिसमें हम पढ़ेंगे अरब और तुर्की आक्रमणों के बारे में। तो जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो दी है उसमें मैंने मध्यकालीन युग के बारे में ही बताया है। मैंने उसमें आपको बताया है कि हम मध्यकालीन युग में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो उसकी स्टार्टिंग हम इस वीडियो से करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा अरब और तुर्की आक्रमण। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके इनसे कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा भी है कि मतलब जो मध्यकालीन भारत है उसका उसके टाइम पर भी मतलब बहुत ज्यादा मतभेद रहा है कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से मानी जाए। कुछ का मानना था कि जो ये दिल्ली सल्तनत है उसकी जो आरंभ हुआ है जब से मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हुआ है, और कुछ का मानना है जो ये अरबों और तुर्कों का आक्रमण मतलब जो मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए हैं भारत पर तब से मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है। तो हम भी यही मानते हुए आगे बढ़ेंगे कि यानी कि जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं भारत पर तुर्की अरबी, तब से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। ये टाइम पीरियड बहुत स्ट्रगल वाला टाइम रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अरबों का भारत पर आक्रमण। अरबों का भारत पर सबसे पहला आक्रमण 636 और 637 ईस्वी में खलीफा उमर के शासनकाल में ओमान नामक स्थान पर हुआ था। यह सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण है जो भारत पर हुआ था। उससे पहले मुस्लिम के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। पहला आक्रमण यही हुआ है। तो ये खलीफा उमर के शासनकाल में ओमान नामक स्थान पर हुआ है। और इसकी समय सीमा क्या है? 636 ईस्वी से 637 ईस्वी के टाइम में हुआ। और यह आक्रमण पहला जो था ये असफल रहा। उसके बाद 643 से 644 ईस्वी के बीच उम्मैद खलीफाओं ने भारत पर आक्रमण किए, परंतु ये वाले आक्रमण भी असफल रहे। फिर 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रीलंका के राजा ने उपहार से भरे हुए कुछ जहाज इराक के गवर्नर अल हज्जाज के लिए भेजे, परंतु इन जहाजों को सिंध के बंदरगाह देवल के निकट कुछ समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। तो ये जो मुस्लिम आक्रमण जो हुए हैं इनका क्या मोटिव था? इनका मोटिव यही था कि भारत में मुस्लिम धर्म का प्रसार करना। इस पर अल हज्जाज ने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी जो कि हार गई। उस समय सिंध का शासक कौन था? ब्राह्मण राजा दाहिर। तो सिंध यानी कि उस टाइम पे भी ये भारत पाकिस्तान और अफगानी ये सब बटे हुए तो थे ही नहीं, ये सब कुछ एक ही माना जाता था। तो जो सिंध जो है वो उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब जो एरिया था वो सिंध माना जाता था। वहां का राजा कौन था? दाहिर। तो उस टाइम पर ये अरब जो थे अरबों के आक्रमण वहां पर होने शुरू हो गए थे। 712 ईस्वी में गवर्नर अल हज्जाज ने अपने सेनापति व दामाद मोहम्मद बिन कासिम, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, को एक सेना के साथ उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए भेजा। इसी ने सिंध पर आक्रमण किया था सबसे पहले 712 ईस्वी में। यह आक्रमण बगदाद के खलीफा यानी कि खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। एक एक लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, तो याद रखिएगा। यह आक्रमण बगदाद के खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ। वह 712 में मकरान यानी बलूचिस्तान में है ये के मार्ग से भारत में प्रवेश किया। उसने भारत में प्रवेश करते ही देवल नगर को जीत लिया। यह पहला सफल अरब आक्रमण था। इससे पहले जितने भी आक्रमण हुए थे वो असफल रहे थे। पहला सफल आक्रमण कौन सा था? 712 ईस्वी में देवल नगर पर जो हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के वक्त सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था। 20 जून 712 ईस्वी को यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ तथा इस युद्ध में दाहिर हार गया। इसके बाद उसको जो मुस्लिम धर्म जो है अपनाना पड़ा था। यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? रावण के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो पहला सफल आक्रमण जो था भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि 20 जून 712 ईस्वी को सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ। 713 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर कासिम ने बहुत सारा धन प्राप्त किया तथा इसका नाम स्वर्णनगर रख दिया। भारत में जजिया कर का सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी? जजिया कर की मोहम्मद बिन कासिम ने। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया कि भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने। और आपने पढ़ा भी होगा इसका अंत किसने किया था?
अकबर ने। सर्वप्रथम उसने सिंध के क्षेत्रों में जजिया कर वसूला। इस कर से उसने बच्चे, अपाहिज, साधु संत, ब्राह्मण और महिलाओं को मुक्त रखा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में दीनार नामक मुद्राओं का प्रचलन भी किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को अरबी में अनुवाद करवाया। पंचतंत्र के अरबी अनुवाद को क्या कहा जाता है? कलीला दमना। ये भी याद रखिएगा। इसने जो है पंचतंत्र को अरबी में अनुवाद कराया और उसको क्या बोलते हैं? कलीला दमना। ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य का अरबी में अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फाजरी ने कराया। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम क्या है? इल्म उल साहिब। अल फाजरी ने खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की भी रचना की थी। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको इमाम उद्दीन के लकब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इमाम उद्दीन के लकब के नाम से। चचनामा ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। किसके? खलीफा सुलेमान के आदेश पर 715 ईस्वी में। तो जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से कवर हो जाएंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आपको दे दूंगी। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। अब हम जानेंगे इसमें जो ऐतिहासिक स्रोत थे कौन कौन से थे। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी, यानी कि जिन जिन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है अरब आक्रमण की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत चचनामक नामक ग्रंथ से प्राप्त हुई है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है। और मीर मासूम द्वारा लिखित ग्रंथ तारीखे सिंध, मासूम सिंध से भी भारत पर किए अरबों के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। तो ये जो ग्रंथ हैं इनसे हमें अरबों के जो हमले हुए थे उनकी जानकारी मिलती है। अब आ जाते हैं भारत पर जो तुर्की आक्रमण हुए हैं। अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर तुर्की आक्रमण हुए। में वाले अरब आक्रमणों के बाद भारत लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल आक्रमणों से सुरक्षित रहा। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल आक्रमणों का सिलसिला एक बार फिर से प्रारंभ हुआ, किंतु इस बार आक्रमण अरबों के स्थान पर किसने किया? तुर्कों ने। तुर्कों द्वारा आक्रमण किए गए। तुर्क जो थे वो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू बर्बर जनजाति थी। कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक तुर्क सरदार अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में गजनी, जो है जगह का नाम था मध्य एशिया में जो थी, स्वतंत्र गजनी वंश की स्थापना की। किसने की? तुर्क सरदार अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात उसके दास एवं दामाद सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया। तो जो सुबुक्तगीन था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। प्रथम तुर्क शासक जो था भारत पर आक्रमण करने वाला वो कौन था? सुबुक्तगीन। याद रखिएगा। सुबुक्तगीन ने पंजाब के तत्कालीन शासक जयपाल शाही को 986-87 ईस्वी में हराया एवं तुर्कों के लिए भारत विजय के द्वार खोल दिए। फिर आता है महमूद गजनवी। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ध्यान से पढ़िएगा। सुबुक्तगीन के देहांत के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? महमूद गजनवी। आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, जो कि 998 से 1030 तक इसने शासन किया और यह गजनी की गद्दी पर बैठा। अपने पिता के समय यह खुरसान का शासक था। इसके पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन, जिसने भारत के विरुद्ध प्रसिद्ध तुर्की अभियान किए। महमूद गजनवी ने 998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया और महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 11वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समय था। यह समय राजपूत राज्यों का था जिन्होंने हर्ष के बाद अपनी अपनी प्रधानता की क्षेत्रीय इकाइयां बनाई। महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण था, जो 15 आक्रमणों के बाद 16वां आक्रमण था, वो कहां पर था? सोमनाथ मंदिर पर। उसने जनवरी 1025 में अनहिलवाड़ा पहुंचा वो और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर उसने आक्रमण कर दिया। इसने क्या किया? शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को गजनी, मक्का मदीना भिजवा दिया। सोमनाथ की लूट से महमूद गजनवी को 2 करोड़ दिनार की संपत्ति हाथ लगी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद के राज्यारोहण को मान्यता देते हुए उसे
ये उपाधियां दी, कौन कौन सी? यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि। ये सब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद हुआ। गजनी का स्वतंत्र शासक बनने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की एवं इतिहास में सुल्तान महमूद के नाम से विख्यात हुआ। महमूद गजनवी के दरबार में जो थे अलूबर्नी, फिरदौसी, उतवी और फरूखी जैसे रत्न थे। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध विद्वान अलूबर्नी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अलूबर्नी किस टाइम में आया? ये महमूद गजनवी के साथ आया था भारत में। अलूबर्नी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? किताबुल हिंद। महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमणों के समय जिहाद का नारा दिया था और अपना नाम बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक रखा। 30 अप्रैल 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो इसने जो है ये पहला ऐसा तुर्की शासक था जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। प्रमुख इतिहासकार कौन कौन से रहे हैं इसके समय में? अलूबर्नी, फिरदौसी, उतवी, बेहाकी। अलूबर्नी जो है वो फारसी भाषा के लेखक थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए और उनकी किताब कौन सी थी? किताबुल हिंद, तहकीक एक हिंद। फिर आता है फिरदौसी। फिरदौसी जो थे ये भी फारसी कवि थे, इन्होंने शाहनामा की रचना की। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी किताब के लेखक कौन से हैं, कौन सा इतिहास किसने लिखा, ये सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उतवी, किताब उल यामिनी, बेहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीन। फिर आते हैं गजनी के जो 17 भारतीय आक्रमण थे, मतलब उसने कहां कहां पर आक्रमण किए? पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र, पेशावर, भटिंडा, मुल्तान पर 2 बार आक्रमण किया, वहद पेशावर, नारायणपुर अलवर, मुल्तान, थानेश्वर, नंदन, कश्मीर, मथुरा व कन्नौज, कालिंजर, कश्मीर, ग्वालियर व कालिंजर, सोमनाथ मंदिर और सिंध के जाट। तो ये जो 17 जगह थी यहाँ पर गजनी ने जो महमूद गजनवी था इसने आक्रमण किया। तो जो अरब थे ना वो सिंध तक ही पहुंच पाए थे और तुर्क जो थे वो पूरे भारत में अंदर तक उन्होंने आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब आता है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद मुइनुद्दीन मोहम्मद के भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने 1173 ईस्वी में गजनी पर अधिकार करने के पश्चात उसके शासन का भार किसके हाथ में दिया? मोहम्मद गौरी के हाथ में। मोहम्मद गौरी शंशवानी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त करके उसने वहां पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी जो था वो भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 ईस्वी में उसने पाटन गुजरात पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा उसे पराजित होना पड़ा। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। किसने पराजित किया उसको पहली बार? भीम द्वितीय ने 1178 में गुजरात में। 1185 ईस्वी में लाहौर पंजाब पर आक्रमण किया। खुसराव मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। फिर उसके बाद 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट और 1186 में लाहौर को जीत लिया। लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीता। उस समय भटिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के पास था। भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रुद्ध हुए और यही तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण बना। यानी कि जो तराइन का युद्ध क्यों हुआ था? भटिंडा के दुर्ग को जीतने के कारण। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में मोहम्मद गौरी का दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है पराजित हो गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसमें और किसमें हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में 1191 में, और मोहम्मद गौरी इसमें हार गया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसी विजय के उपरांत दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध था इसमें इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और इस विजय के बाद उसने दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना की। फिर आता है चंदावर का युद्ध। ये बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध हैं जिनके बारे में बहुत पूछा जाता है कि कब हुए और किस किस के बीच हुए। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने हासा, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था।
इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क सत्ता के पांव जमा दिए और यहाँ के विजित प्रदेशों का भारत ने गुलाम सेनापतियों पर छोड़कर वो वापस लौट गया। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते हुए सिंध नदी के पास दमयक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले से मारा गया। उसकी मृत्यु हो गई 1206 में। गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन उसके 3 गुलामों यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो गौरी की मृत्यु होने के बाद उसके जो 3 गुलाम थे यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको साम्राज्य का भार दे दिया गया, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। तो वो दिल्ली की सल्तनत में हम पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाम वंश शुरू करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।